गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह बायोलॉजी का आज पार्ट 2 है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा किताब है और इसमें हम लोग इसका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अच्छा सा उसका डिफिनीसन भी दिया हुआ है। तो देखते हैं। तो 56 नंबर से शुरू करते हैं। हीमोफीलिया ये रोग है जो क्या है, यह अनुवांशिक एवं तथा लिंग संलग्न रोग है, यानी यह अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है और दूसरा इसमें आया था कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैल्शियम की कमी से हड्डी एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और कौन कौन बीमारी होता है, तो रिकेट्स, ओस्ट्रोमेलेसिया आदि बीमारी। पिता ए रुधिर वर्ग का है, यानी पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए, और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है, बताइए। अगर पिता ए है, माता बी हो गया, उनके संतानों में कौन कौन होगा, तो यहाँ देखिए ए होगा, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ ग्रुप भी हो सकता है, यानी चारों ब्लड ग्रुप हो सकने की संभावना है। सर्वाधिक रुधिरदाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त ग्रुप है, वो कौन सा है, वह ओ होता है। ओ में कौन, तो सिंपल ओ ग्रुप याद कीजिए यहाँ पे। आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर के खोज करता है, तो कौन है आरएच फैक्टर के खोज करता, तो लैंड स्टीनर एवं बीनर। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करेंगे, बताइए वो कौन सा अवस्था है, तो उसका उत्तर होता है एनाफेज। यहाँ देख लीजिए हम लोग, सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में जाते हैं। यहाँ देखिए प्रोफेज, कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में होती है, किसमें, प्रोफेज। दूसरा आगे देखिए, क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं, कौन, तो क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे हो जाएंगे तो गुणसूत्र बना देंगे। मेटाफेज, इसमें क्या होगा, तूर के धागे यानी स्पैंडल का निर्माण पूरा होता है और इस विभाजन में भी 2 से 10 मिनट का समय लगता है। और देखिए टीलोफेज, यह प्रोफेज का उल्टा होता है, केंद्रक एवं केंद्रिका इसमें अस्पष्ट हो जाता है और क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं, किसमें, तो टीलोफेज में। और स्पाइंडल फाइबर नष्ट हो जाता है एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, किसमें, तो टीलोफेज। यह लास्ट प्रक्रिया है। तो यानी हम लोगों ने क्या समझा कि एनाफेज में क्या होगा कि दोनों, पहले यह एक सेल है, इस सेल में प्रोफेज में क्या होगा, कोशिका में विभाजन शुरुआत हो जाएगा, पहले कोशिका गोल होगा, लेकिन उसके बाद में कोशिका इस तरह का हो जाएगा, चौड़ा होगा, और उसमें धीरे धीरे इस तरह से अंदर 2 केंद्र बनना आरंभ हो जाता है। मेटाफेज में तुर्क धागे का निर्माण पूरा हो जाएगा, यानी कि अंदर से 2 कोशिका बनना शुरू हो चुका है। और टीलोफेज यह प्रोफेज का उल्टा है और केंद्रक एवं इसमें केंद्रिका दोनों अस्पष्ट हो जाती है और बीच में यह जो क्षेत्र है यह पतला होता चला जाएगा और स्पाइंडल फाइबर जो बीच में जुड़ाव था दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, वह टूटकर अलग हो जाएगा और एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। वृद्धि वलय, यहाँ देखिए वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं, तो वृद्धि वलय यह क्या नाम है उसका, तो कैम्बियम, याद कीजिए। वृद्धि वलय यानी ग्रोथ रिंग कैम्बियम की क्रिया से बनता है, किसकी क्रिया से, तो कैम्बियम की क्रिया से। जाइलम द्वारा, जाइलम और फ्लोएम 2 तरह का काम पौधों में होता है। जाइलम से क्या होगा, यह जल और खनिज लवण जमीन के नीचे से खींचकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और फ्लोएम से जो उत्पाद बनेगा, जो ऊर्जा बनेगा, वह पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। यहाँ देखिए जाइलम जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण जाइलम द्वारा पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है, यह अपवार्ड डायरेक्शन में काम करता है। यानी यह पूछा जाता है कि कौन सी क्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होती है, तो वही है जाइलम। और फ्लोएम यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट को पौधे अन्य भागों में पहुंचाता है, यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, कौन, तो फ्लोएम की बात हो रही है। परागण का अर्थ है, परागण का अर्थ क्या है, तो परागण का अर्थ होता है कि
परागधानी यानी एंथर से परागन का वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर जाना। तो एंथर क्या होगा? मेल, स्टिग्मा क्या होगा? फीमेल। जब परागधानी यानी एंथर से परागकण पोलिन ग्रेन्स से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को ही परागन कहते हैं, यानी पोलिनेशन कहा जाता है। अनिषेक फल क्या है? अनिषेक फल यानी अनिषेक फल वह है जिसमें क्या होता है? तो उसमें बिना परागन और निषेचन के ही फल बन जाता है, यानी यह प्रक्रिया नहीं हुआ और फल बन गया। और इसके उदाहरण हैं, यहाँ देखिए, अनिषेक फल वह फल है जिसमें परागन एवं निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जैसे कि केला और अंगूर, बहुत सारे हैं अभी। परागकण क्या है? तो परागकण यानी एंथर क्या है? यह नर युग्म कोदभिद है और आवृत्ति बीज पादपों में भ्रूणकोश प्राय होता है। तो आवृत्ति बीजी पादपों यानी प्लांट में भ्रूणकोश प्राय कैसा होता है? तो वह आवृत्ति बीज द्विगुणित होता है। क्या? तो आवृत्ति बीजी पादपों में भ्रूणकोश यानी एंडोस्पर्म 2n यानी द्विगुणित होता है। भ्रूण एम्ब्रियो को भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और एम्ब्रियो त्रिगुणित होता है। इसमें बीज किससे बनता है? यहाँ देखिए, बीज तो यह बीजांड से बनता है। तो निषेचन के बाद बीजांड के से बीज एवं ओवरी से फल यानी अंडाशय से फल बनता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र का पर जाना, यानी एक, यहाँ देखिए, एक ही पादप यानी एक ही प्लांट है, इसके एक पुष्प के परागकणों को का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं गिटोगैनोमी। गिटोगैनोमी मतलब एक ही पादप से एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गैटोनोगैमी कहलाता है। सुपारी का खाने योग्य भाग है। तो सुपारी का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो भ्रूण, पोष, एंडोस्पर्म। कौन सा फल इसमें नट है? तो देखिए, काजू, ये क्या है? तो यह नट का उदाहरण है, काजू नट। नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो यह भ्रूण पोष, यानी नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है, यानी एंडोस्पर्म। आवृत्ति बीजी पौधों के बीच में होता है। तो आवृत्ति बीजी पौधों के बीच में होता है सुप्त एम्ब्रियो। क्या नाम है उसका? सुप्त एम्ब्रियो। तो आवृत्ति बीजी पौधों के बीच में सुप्त एम्ब्रियो होता है। और प्लूम्यूल, याद रखिए, यहाँ देखिए, प्लम्यूल से तना का विकास होता है और रेडिकल से रूट का विकास होता है। तो प्लूम्यूल से तना का और रेडिकल से रूट का विकास होता है। मक्का यानी मेज का दाना है। तो मक्का क्या है? तो यह वास्तविक फल है। मक्का यानी मेज वास्तविक फल है। जिस फल का विकास ओवरी से होता है ये सत्य फल या वास्तविक फल कहलाता है, जैसे आम, जामुन, केला इत्यादि। जिस फल का विकास ओवरी को छोड़कर फूल के अन्य भागों से होता है उसे हम लोग अवास्तविक फल या असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती का विकास सेब, और यहाँ देखिए नाशपाती का विकास थैलेमस से होता है। किससे? तो थैलेमस से होता है। एक सच्चा फल यानी ट्रूथ फ्रूट इसमें से कौन है? तो एक सच्चा फल निषेचित एवं विकसित अंडा से होता है। तो सत्य फल का विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, उसका नाम क्या है? तो कटहल में जो मांसल खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो वह है सहपत्र या परिदल पुंज। तो मांसल में खाने योग्य भाग सहपत्र एवं परिदल पुंज कहलाता है। अधिकांश पादप वाइस में जेनेटिक पदार्थ है। तो अधिकांश पादप वायरस की बात हो रही है। प्लांट वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? तो वह आरएनए होता है। तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोनाइन और बैरिसिल बेस होता है।
और राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। वहीं डीएनए यानी डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो ऊपर पे देख लीजिए एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तीनों में कॉमन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है पादप वाले में प्लांट में बेरिसिल होता है। वहीं जो डीएनए होता है जो प्राय एनिमल में पाया जाता है या मैन में कहिए तो उसमें होता है या थायमिन बेस पाया जाता है। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेक्सिल संरचना का पता लगाया। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके एक छोटे से भाग को जीन कहा जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को पता लगाने के यानी खोजने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ है? तो यह हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थित है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर डीएनए बनता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोकोर रोग हो जाता है और मरिस्मस नामक बीमारी भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। 76 नंबर में क्या है? जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है, तो क्या होता है? वह डीएनए होता है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलता है? तो प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणुओं से प्राप्त की जाते हैं, यानी बैक्टीरिया से। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, किसमें? शैवाल में, जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए इसको ऑटोट्रोप्स कहते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाए। नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यह धान के खेतों में पाया जाता है। कवक के अध्ययन को कवक यानी फंजाई कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं कवक के अध्ययन को? तो माइकोलॉजी। और यह अपना भोजन नहीं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः यह इसको क्या कहेंगे? हेटेरोट्रोप्स। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिल नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इवानस्की ने किया था। जीवाणु की खोज? तो जीवाणु की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। तो वायरस की खोज इवानस्की और बैक्टीरिया की खोज तो एबी ल्यूवेनहॉक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कौन? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच। तो इन्होंने क्या किया? हैजे का टीका एवं टीबी की चिकित्सा की खोज की और लुईस पास्चर हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की थी। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? तो जीवाणु को पादप हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। उपापचय दर सर्वाधिक होता है। तो उपापचय दर सर्वाधिक किसमें होगा? तो चूहे में। उपापचय दर यानी मेटाबॉलिज्म रेट सबसे अधिक चूहों में होता है। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है क्या? तो उसको कहते हैं हम लोग ऊर्जा यानी एनर्जी। एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो अब ऊर्जा उत्पन्न होता है। और कहाँ होगा? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो यह एटीपी के रूप में तुरंत रखी जाती है। तो मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। एटीपी यानी एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी कहते हैं। जब एटीपी से एक फास्फेट का अणु हटता है तब एडीपी यानी एड्रीनोसाइन डिफॉस्फेट का निर्माण होता है। एडीपी से एक फास्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। जब शोषण O2 की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पिरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है। शोषण की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं और ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं तथा 2 एटीपी शेष बचता है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का काम करते हैं। कौन? तो एंजाइम। शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक हैं क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करता है। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका सेल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड के द्वारा रखा जाता है।
ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होता है। तो पूर्ण अपघटन में यानी ऑक्सीजन के साथ और बिना ऑक्सीजन के भी जो अपघटन होगा तो कितना होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में 36 और बिना ऑक्सीजन के 2 यानी कुल 38 यहाँ देखिए ATP का निर्माण होता है। प्रोटीन की इकाई है उसको क्या कहते हैं, तो प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है क्या, तो ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में माने ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज पाइसविक अम्ल में परिवर्तित होता है। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन है, तो राइबोसोम है। सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिकीय शोषण की क्रिया होती है। यह ATP को ADP में तथा ADP को ATP में परिवर्तित करता है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में किया। इसे ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है, तो एंजाइम अधिक सक्रिय किस पर होगा, तो 40 डिग्री पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। लेकिन 35 ± 5 डिग्री यानी 30 से 40 डिग्री के बीच एंजाइम सक्रिय रहते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय यह वसा के रूप में होता है। यहाँ देखिए 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वह बहुत कम 4.1 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा और उतना ही कार्बोहाइड्रेट के भी जलने से प्राप्त होता है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करेगा, तो वह ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होता है किस रूप में, तो वह जलीय अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है क्या, तो यहाँ देखिए अपचयन। अपचयन के दौरान कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है। कैटाबोलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित करता है। यह डिस्ट्रक्टिव फेज है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होगा, एक अनाबोलिज्म उपपचय तथा अपचय यानी कैटाबोलिज्म। उपचय यानी एनाबोलिज्म मतलब पोषक तत्वों के स्वांगीकरण एसिमिलेशन और इससे ऊतकों के निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं। यह कंस्ट्रक्टिव फेज होता है। बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक बीमारी किस रोग से होता है, तो यहाँ देखिए वह विटामिन डी से होता है। तो रिकेट्स बच्चों की बीमारी है और वयस्कों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऑस्ट्रियोमलेशिया कहते हैं। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो यह B12 में पाया जाता है। B12 को राइबोफ्लोविन, इसको B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। यह मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। इसके कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ने। वहीं B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह यकृत, मांस, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना, शरीर का भार कम होना। वहीं B12 यानी साइलोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह रक्त, इसकी कमी से रक्त में लोहे की कमी हो जाएगी यानी रक्ताल्पता की बीमारी हो जाती है। पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत में और जमा कहाँ होगा, तो बाइल ब्लैडर में। पित्त यानी बाइल का निर्माण यकृत में होता है और पित्त यकृत में निर्माण होता है एवं गॉल ब्लैडर में जमा होता है। विटामिन सी है क्या है, यह एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का एक उत्कृष्ट स्रोत है, उसका नाम क्या है, तो गाजर। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद में क्या, फ्रक्टोज। यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है और खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो एमाइलोप्सिन के द्वारा क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोप्सिन या इमाइलेज यह अग्नाशय से स्रावित होता है। इरेप्सिन यह छोटी आंत से स्रावित होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। पेप्सिन आमाशय में स्रावित होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और खरगोश में दांत होते हैं,
तो खरगोश में दांत होते हैं क्या, तो थीकोडोंट प्रकार के, याद कीजिए, तो खरगोश में दांत थीकोडोंट प्रकार के होते हैं। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगले बार इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।